हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीके सीरीज़। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2020 से 2025 का कर लिया है पीवीक्यू, एंड हम लोग अब करने जा रहे हैं 2019 का। और दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ एप्टीट्यूड भी देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है विदाउट अप्लाइंग द नॉलेज। एंड दिस इज़ यूज इन द लास्ट रिसोर्ट। अगर आप क्वेश्चन में फंस चुके हो ना, तो फिर अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर दोगे, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं पहले, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले शुरुआती दौर में देखते हैं कि कुछ ट्रिक्स क्या हैं। तो पहला ये है कि स्टेटमेंट कॉन्टेनिंग वर्ड सम, कहीं पे अगर आप सम वर्ड देखोगे तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट लगभग सही माना जाता है। स्टेटमेंट कॉन्टेनिंग वर्ड कैन है ना, जैसे कि कैन बी मेड एंड कैन बी यूज्ड, इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट में कहीं है बीच में, तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही माना जाएगा। सम वाला स्टेटमेंट हम लोग अभी आज ही के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट विथ वर्ड वाइल एंड रैदर, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो तोड़ के लिखे जाते हैं, कोमा करके ऐसे, और इसको वाइल से या फिर रैदर से जोड़ दिया जाता है। तो आप देखना ये काफ़ी अपोजिट लिखा होता है, ये गलत होने का चांसेस इसका ज़्यादा है। कहीं भी दो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डेफिनेटली गलत होगा, जैसे कि दिस वर्क इज़ डन बाय नाबार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। तो ये डेफिनेटली, ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये डेफिनेटली इस टाइप का स्टेटमेंट क्या होगा, वो गलत होगा। जैसे मान लो यहाँ यूनाइटेड नेशन की बॉडी दी होती है, फिर यहाँ कुछ इंडिया की बॉडी दी होती है, तो ये मतलब नॉर्मली गलत ही होता है। अगर दो है तो दो ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली गलत होगा। अगर कहीं पे दो ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो वाले को तो डेफिनेटली गलत करना ही करना है, और एक वाले को आप सही मान के चल सकते हो। ऐसे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी आपको दिखे ना, कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो आप एक वाले को गलत कर सकते हो, लेकिन दो वाला जहाँ दिखे आंख बंद करके उसको गलत करना, ठीक है। अपोजिट स्टेटमेंट जो है आंसर उसी में से होती है। जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है और उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ वेरी नाइस, इट कॉन्टेन समथिंग। तो आप देख लो कि यही दो स्टेटमेंट जो है, इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसी दो में से आपका आंसर होगा। ये दो स्टेटमेंट बस ऐसे ही सेट किया गया है ऑप्शंस को बनाने के लिए। तो आप इसमें जो है आप ढूंढ सकते हो कौन सा सही हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है दूसरा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ इट, इंडिया हैज सीन दिस प्रॉब्लम बिफोर। तो डेफिनेटली आंसर जो है इसी दो में से होगा कि ये इंक्रीज और डिक्रीज, ये इसी ऑप्शंस को आप चूज़ करना, इस दो में से क्या होगा। 50-50 आप रिस्क ले सकते हो। अगर कहीं पे 6 ऑप्शंस है ना, तो 4 तो डेफिनेटली वो सही माना जाएगा। और एक चीज़ और इसमें आपको पता चलेगा, जो पीवीक्यू एनालिसिस के थ्रू सामने आया है, कि कहीं भी 5 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होता है। उसमें डेफिनेटली आपको 5 या 5 से अधिक वाले अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें स्टेटमेंट जो है आपको ध्यान से देखना है कि ऑल ऑफ द एबव तो नहीं मारना है, उसमें आपको देखना है कि मिनिमम 3 या 4 सही होते हैं। जैसे क्या, जैसे कि अगर 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें 4 करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर कहीं पे 5 दिए हुए हैं तो 3 करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये चीज़ को लेके चल सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक सवाल आया था कि बायोफ्यूल में कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसावा है, रोटन पोटैटो है, ग्राउंड नट्स है, शुगर केन है, डैमेज व्हीट ग्रेन से मैंगो है। तो इसमें क्या है कि आपको 6 का 6 ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं होगा। इसमें डेफिनेटली क्या होगा, 4 ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट। यूपीएससी ने लास्ट ईयर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया था, 4 ही ऑप्शंस में सही होंगे। कोई भी वेलफेयर स्कीम्स है, वल्नरेबल सेक्शन को लेकर के बात की जा रही है, पीपल सेंट्रिक स्टेटमेंट है कुछ, वो SC ST और वुमेन को लेकर के बात की जा रही है, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली सही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स है और गवर्नमेंट अपनी तारीफ तो करती ही है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, वन ऑफ दी, हाँ, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं आपको, जो आप अगर आप पढ़ोगे पूरा स्टेटमेंट ना, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डैट। तो उस टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है। वन ऑफ द फंक्शन, हाँ, कहीं ना कहीं वो होगा। एटलीस्ट इस टाइप का स्टेटमेंट हो, एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट 50%, तो वो स्टेटमेंट भी सही माना जाता है। वन ऑफ द की, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट, वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब कुछ चीज़ ऐसा है कि दिस इज द की इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, दिस इज द की इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूएनजीए, दिस इज द की इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेबी, तो वो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही माना जाएगा। कुछ एडजेक्टिव थीम ध्यान रखना, जैसे क्या कि डैमेज व्हीट ग्रेन्स, रॉटन पोटैटोज, मतलब यहाँ व्हीट ग्रेन भी वो दे सकता था, पोटैटो भी दे सकता था, नहीं, बिल्कुल कंफर्म किया कि रोटेन, सड़ा हुआ पोटैटो, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, हाँ, मतलब खराब जो है वो आपको व्हीट ग्रेन। तो इस टाइप का ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो टारगेट चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्शन को सही बनाने के लिए, ठीक है।
जैसे पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है, वो मान लो कि कुछ ऐसा आ जाए कि बैंक अकाउंट से पैसा भेजना आसान वाला काम है, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट अगर आ जाए तो बिल्कुल सही माना जाएगा। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इसके साथ, और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके आऊँगा ताकि क्या होगा उसका आंसर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाला जो ना आपको चेक करना है, केयरफुली चेक करना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस थिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जुडिशियल रिव्यू वाला कि जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैबिनेट की चर्चा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ की गई है या फिर नहीं की गई है, इस टाइप से जो है आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऐसा रहता है ना कि दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर दिस इज क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट नॉर्मली क्या होता है, गलत होता है, ये गलत होता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप नॉलेज है तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप उसको गलत करके चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड हो गया कि किस तरीके से हम लोग आगे चल के प्रोसीड करेंगे। और देखना कि आप ये सब चीज़ ना काफ़ी मैं क्वेश्चन में लगाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो कि चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार और जमींदार के बीच में जो है डिफरेंसेस यहाँ मांग रहा है। देखो, जागीरदार वेयर द होल्डर ऑफ द लैंड असाइनमेंट in the lieu of judicial review and police duties, whereas zamindar were the holder of the revenue right without obligation to perform any duty other than revenue collection। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जमींदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के काम करती है, बाकी उनका कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट वेयर एज से चिपका हुआ है। ठीक है, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडिटी एंड रेवेन्यू राइट ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडिटी। ठीक है, जो जागीरदार का जो था वो लैंड असाइनमेंट क्या था, हेरिडिटी था, बल्कि आपको जमींदार का वो हेरिडिटी नहीं था। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पे कि जब कोई दो स्टेटमेंट ऐसे चिपका हुआ हो ना किसी चीज़ से, इस टाइप से वेयर एज जो भी है, रेदर, फिर वाइल, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मली वो गलत होता है। अब देख लो कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट ना चिपका हुआ है, लैंड असाइनमेंट जागीरदार हेरिडिटी है बल्कि जमींदार का हेरिडिटी नहीं है। ये दोनों क्या होगा स्टेटमेंट, आप गलत कर सकते हो। ये क्या होगा इसका आंसर, नाइदर वन एंड नाइदर टू इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ तक बात आती है इसकी, तो जो भी आपको हेरिडिटी राइट है ना वो रेवेन्यू कलेक्शन का, वो स्पेसिफिक टेरिटोरीज़ में जो है वो मतलब कि ज़मींदार के लिए क्या था कि वो हेरिडिटी था, लेकिन हर जगह पे वो हेरिडिटी नहीं था। जैसे कि बियॉन्ड द रेवेन्यू कलेक्शन, तो ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे, आपको दूसरे काम भी करते थे, जैसे कि आपको मिलिट्री सपोर्ट देना। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो ब्रॉड स्टेटमेंट होगा उसको लेके चलेंगे, जो ब्रॉड होगा वो सही होगा। लैंड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है गवर्नमेंट की स्कीम से, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सही होगा। द सीलिंग ऑफ द लॉज वेयर एम्ड एट द फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। ठीक है, नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, ओके। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। जितने भी लैंडलेस थे ना, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो मेजर एम जो था लैंड रिफॉर्म्स का, तो वो इनको ज़मीन देना था। ठीक है, इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जम्पशन टू सीलिंग लिमिट्स। ओके, तो आप देख लो ये स्टेटमेंट बी जो स्टेटमेंट है आपको, वो कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि वो जो है आपको लैंडलेस को क्या, लैंड रिफॉर्म्स का काम ही था कि लैंडलेस को क्या करना है, एम था कि लैंडलेस लोगों को हमको ज़मीन देना है जिनके पास लैंड नहीं है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये ध्यान में रखना है किसका है, तो ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की बात की जा रही है। इट इंडिड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल, ये आप नॉर्मल किताब पढ़ोगे तो ये लिखा ही होता है। इट असर्टेड सॉवरेनिटी, मतलब क्या था कि मोनोपोली खत्म कर दिया गया था ड्यू टू द नेपोलियन का जो वहाँ यूरोप में ऐसा था कि वो उन्होंने यूरोप में जो वो मचा रखा था कि ब्रिटिश वाले प्रोडक्ट जो थे वो अदर कंट्रीज़ यूरोप में नहीं जा सकते थे, तो उनके पास कोई जगह नहीं था मतलब कि सामान बेचने के लिए। तो जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में था उसको ख़त्म करके जो है जो ब्रिटेन की कंपनी अदर कंपनीज थी वो भी सामान अब भारत में बेच सकती थी। तो ये वाला जो था एक कह सकते हो वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का एक वो किया गया था। तो मोनोपोली जो था वो ख़त्म करके वो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना ही इसको रखा गया था, मोनोपोली दिया गया था, बाकी सब मोनोपोली खत्म कर दिया, बाकी चीज़ें खत्म हो गई थी। इट असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ओके, तो क्या हुआ कि अब
जो इंडियन टेरिटरीज है, जो कंपनी के द्वारा वो हेल्ड होता था, उसकी सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन पर जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वेर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रेवेन्यू था ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो है वो हुआ था, लेकिन वो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में के अकॉर्ड में पिट्स इंडिया में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 को काट दो, फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, ओके। 5 देखते हैं क्या है। With reference to the स्वदेशी मूवमेंट, कौन फॉलोइंग स्टेटमेंट इट कंट्रोल द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट इंडस्ट्री। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेशनल काउंसिल एजुकेशन बिल्कुल 1906 में ये बना था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, वो इस्टेब्लिश हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है। और सेल्फ रिसर्च मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एंड आप बताओ कि ये कब बना था, और ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था, स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका क्या होगा स्टेटमेंट, तीनों सही होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ठीक है, इसमें कौन सा हड़प्पन साइट नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, क्वेश्चन में 8 में देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन रानी अशोका मेंशन इन द स्टोन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो यहाँ देखो सुहागोरा दिया हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली सुहागोरा जो है कुछ आईबीसी साइट नहीं है, मतलब हड़प्पन साइट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुहागोरा होगा। ठीक है। और रानी अशोका कहाँ मेंशन है, वो कंगनहल्ली में जो है आपको वो मेंशन। इसका क्या होगा आंसर, कंगनहल्ली। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, रानी अशोका याद कर लेना है हमको कि रानी अशोका मेंशन इन द स्टेट पोर्ट्रेट ऑफ कंगनहल्ली। ठीक है। अब ये कहते हैं कि महायान बुद्धिज्म को बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स जो था ये आपको हीनयान में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि महायान में देखने को मिलता है। बोधिसत्व के पाथ पे चलना है। बोधिसत्व वो इंसान थे जो दूसरों को जो है वो निर्वाण प्राप्त कराने में हेल्प करते थे। तो ये बिल्कुल महायान बुद्धिज्म का एक रास्ता था। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा ही इटर्नल है, बुद्धा ही परम है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तीनों क्या होगा, सही होगा। 10 नंबर फोर्स लेबर को देखते हैं, विस्टी से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो इट इज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। क्या होगा इसका आंसर, फोर्स लेबर विस्टी, जो गुप्ता पीरियड में प्रिवेलेंट था। ये आपको 10 का ए होगा आंसर। ठीक है। 11 देखते हैं। कल्याण मंडप, आसान क्वेश्चन है, किसका वो फीचर है, विजयनगर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका एक कल्याण मंडप आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन इज नोन एज अमील। ठीक है। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एंसेंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। नहीं, इक्ता सिस्टम था वो टर्किस के द्वारा लाया गया था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 2 को काट दीजिए आप। ठीक है। अब 3 बचता है। मीर बख्शी केम इन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मीर बख्शी जो है खिलजी के समय में नहीं आया था, मेरे ख्याल से मीर बख्शी तुगलक के समय से कुछ आया था। तो ये स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन जो कौन थे, वो अमील थे। ठीक है, ओके। सेंट निम्बर का वॉज द कंट्रीब्यूटर ऑफ अकबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा बताओ। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरहिंदी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सेंट निम्बर का चार्ज जो थे ये बहुत पहले आए हुए थे, ये 13th से 14th सेंचुरी के बीच में आए हुए थे, और अकबर उसके बाद में आते हैं, और कबीर भी ये पहले आते हैं, और शेख अहमद सिरहिंदी बाद में आते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर। ठीक है, ओके। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की जो एक ना 1940 हाँ उसी के अराउंड वॉर कॉन्फ्रेंस था लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। उसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था कि आप इंडियंस को रिक्रूट कर सकते हो वर्ल्ड वॉर में। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने सपोर्ट नहीं किया था। गांधी जी ने बोला था कि आप जो है वो रिक्रूट कर सकते हो। गांधी जी ने इसलिए बोला था क्योंकि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है अभी हम सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के ये हमारे स्वराज का जो हमारा एक एम है उसको भी वो मतलब हमें अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ इंडियन पीपल हाँ जो INC था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये
1932 में जो है, और 1932 या फिर कह लो आप 1934, मैं कंफर्म जो आपको ये एक्चुअली ये आपको इसमें दिया हुआ है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये दिया हुआ है कि इलीगल हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ये इलीगल हो गया था 1932 या 1934 के आसपास ये इलीगल होता है, लेकिन इस पर डेट नहीं दिया हुआ है कब है, तो ये डेफिनेटली ये सही स्टेटमेंट होगा, इसका क्या होगा 1 and 3 होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में 15 क्या बोल रहा है। तो तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन, केशी नियोगी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें जो है ये तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। इसमें क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट सही होगा। इसमें 1932 में ही जो है ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये 1932 ही इसका आंसर होगा। ये किया गया था। देखो, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच इज़ नॉट द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, अब कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तानसेन वॉज टाइटल गिवन बाई दी एम्पर अकबर, सॉरी अकबर है ना, हाँ, अकबर के द्वारा जो है इनको टाइटल मिला हुआ था। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स, तानसेन इन्वेटेड मेनी राग्स। अब इस क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि जो फैक्ट होगा ना वो गलत होगा और जेनरिक स्टेटमेंट तो सही होगा, जेनरिक स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट जेनरिक लग रहा है आपको ना, तानसेन कंपोज के ध्रुपद किया था हिंदू को, डेफिनेटली तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे मेरे ख्याल से ना, हाँ ग्वालियर के ही वो रहने वाले थे, तो वो वहाँ से उनको जो है वो अकबर ले आता है। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स, डेफिनेटली सॉन्ग्स किया होगा कंपोज। तानसेन इन्वेटेड मेनी राग्स भी बनाया होगा, लेकिन क्या कि टाइटल जो था वो अकबर के द्वारा ही दिया गया था, ये आपको देखना है कि वो टाइटल किसके द्वारा दिया गया होगा। तो एक फैक्ट आ गया यहाँ पे कि वो अकबर के द्वारा दिया गया था कि नहीं। तानसेन को जो टाइटल था ना वो राजा विक्रमजीत दिए थे, वो ग्वालियर के, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको यही होगा गलत, और यहाँ पे नॉट करेक्ट मांग रहा है। ठीक है, 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड इम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम ऑफ इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, जहांगीर होगा, बिल्कुल जहांगीर होगा। अकबर के समय में तो वो आपको इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ये बनाया भी था ना एक ऑफिस करके कुछ। जहांगीर जो है वो आपको मंसूर नाम का एक इंसान है, दसवंत एंड बासवंत इनके कोर्ट में आते हैं, और मंसूर है, बिशन दास है, जो काफ़ी फेमस पॉइंट पेंटर होते हैं, वो जहांगीर के समय में ही रहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसके समय कौन से पोर्ट्रेट थे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अब नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन होगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, डेफिनेटली यही होगा। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर सेटअप होता है, वो नीति आयोग के अंदर सेटअप होता है। ठीक है, 21 जून को दोस्तों आपको पता होगा 21 जून को क्या होता है कि बिल्कुल आपके एकदम वो साइंस क्या सर के ऊपर ही वो सूरज चमकती है ना, तो इसमें वही होगा। डज नॉट सेट बिलो हॉरिजन एट आर्कटिक सर्किल। ठीक है, डज नॉट सेट बिलो हॉरिजन एट एंटार्क्टिक सर्किल, साइंस वर्टिकली ओवरहेड नून एंड इक्वेटर, साइंस वर्टिकली ओवरहेड कैप्रिकॉर्न तो नहीं होगा। 21 जून को भारत में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो साइंस वर्टिकली ओवरहेड नून ऑन इक्वेटर, तो इसका जो है होगा आंसर आपको इक्वेटर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ आर्कटिक, बिल्कुल आर्कटिक सर्किल देखो अर्थ ऐसे है ना, ये ऐसे टिल्टेड है, तो अगर सन यहाँ से ऐसे चमक रही है, ऐसे ऐसे सन यहाँ से चमक रही है, तो डेफिनेटली आर्कटिक सर्किल में जो है ये 6 महीना का जो है वो आपको दिन मिलेगा। तो ये इसका स्टेटमेंट पहला सही होगा। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया है, दूसरे पार्ट में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।